शिक्षा मनोविज्ञान में आज का हमारा चैप्टर है कुसमायोजन या माल एडजस्टमेंट। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ समायोजन जब गड़बड़ हो जाता है, जब ठीक नहीं रहता है, तो किस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और उन तीनों स्थितियों में टेंशन यानी तनाव, संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा शामिल है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों स्थितियां क्यों पैदा होती हैं और इनका किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनको विकसित होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ये हमारा आज का विषय रहेगा। मित्रों, सबसे पहले हमको ये पढ़ना चाहिए कि हम इन स्थितियों में फंसते क्यों हैं, क्यों कुसमायोजन होता है। तो उसके कुछ बेसिक्स हमको क्लियर होना चाहिए। देखिए, ये जितने भी लोग हैं, हम सारे जीव हैं और हमारे आसपास वातावरण है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए, स्वस्थ संतुलन होना चाहिए। वो संतुलन होगा तो व्यक्ति अपने आप को समायोजित फील करेगा, अपने आप को खुश महसूस करेगा, अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा। जब भी किसी व्यक्ति के वातावरण के साथ संतुलन में कोई गड़बड़ हो जाती है, वो संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो अपने अंदर एक असंतोष के भाव को महसूस करता है, एक तरह की उदासी महसूस करता है, एक तरह का दुख महसूस करता है। उन स्थितियों को हम लोग तनाव कहते हैं, कभी कभी कुंठा भी कहते हैं। आखिरी स्टेज पर वो कुंठा बदल जाता है। इसी प्रकार से हम इस चीज़ को और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं और उसकी परिस्थितियों के बीच में जब सामंजस्य नहीं बैठता है तो असमायोजन हो जाता है, समायोजन बिगड़ जाता है। तो ये हम दो प्रकार से इस स्थिति को समझा सकते हैं। उसके जीव के आसपास के वातावरण के साथ उसका संतुलन नहीं बैठता है, या उसकी आवश्यकता और परिस्थितियों के बीच में संतुलन नहीं बैठता है, इक्विलिब्रियम नहीं बैठता है, एडजस्टमेंट नहीं बैठता, तो उसको कैसे भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होने पर उस व्यक्ति के अंदर कुछ स्थितियां पैदा होती हैं जिनको हम लोग असमायोजन कहते हैं। ये हुआ उसका मूल मुद्दा। अब ये जो तीन प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनको हम बड़े अच्छे ढंग से सरलता से समझ लेते हैं। ये तीन स्थितियों को पहले मैं तुलनात्मक ढंग से आपको समझाता हूं कि तीनों होती क्या है। एक तो है तनाव, एक है संघर्ष और एक है कुंठा। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष को कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कुंठा को कहते हैं। ये तीन प्रकार की स्थितियां जो असमायोजन में, कुसमायोजन में आती है। इनको आप मेरी भाषा में समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक व्यक्ति है यहां पर और इसके सामने उसका एक उद्देश्य है। हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है। पढ़ाई को लेकर कोई उद्देश्य होता है, बिजनेस को लेकर कोई उद्देश्य होता है, कोई पद पाने को लेकर उद्देश्य होता है, किसी व्यक्ति को पाने के लिए कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है। तो एक व्यक्ति है, उसके सामने एक उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने की वो कोशिश करेगा। इसके बीच में एक बाधा है, डिफिकल्टी है। इस व्यक्ति को इस बाधा को पार करना है। अगर वो इस बाधा को पार करेगा तो वो अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो जब तक इस बाधा को पार नहीं करेगा तब तक वो रहेगा तनाव में, टेंशन में रहेगा कि मैं इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा हूं। इस बाधा को पार नहीं कर पाने के पीछे कई कारण होंगे। या तो उद्देश्य बहुत बड़ा होगा, या व्यक्ति की क्षमता उतनी नहीं होगी, या बाधा बहुत बड़ी होगी। इन तीनों फैक्टर्स में से कोई भी कारण कहीं भी हो सकता है। वो तनाव महसूस करता है कि मैं इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा हूं। फिर एक स्थिति ऐसी होती है कि एक ही व्यक्ति है, बाधा भी है और दो उद्देश्य हैं। उद्देश्य एक, उद्देश्य दो, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, ये दो हैं। वो ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं ये उद्देश्य के लिए काम करूं या इस उद्देश्य के लिए काम करूं। तो इन दोनों उद्देश्यों को लेकर उसके बीच में संघर्ष होता है।
वो ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि मैं ये एग्जाम दूं या वो एग्जाम दूं, वो ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं इस शहर में जाकर सेटल हूं या उस शहर में जाकर सेटल हूं। दो तरह के उद्देश्य हैं और उनके लिए उसके बीच में एक बाधा है डिसीजन करने की, उसको पार पाने की वो कोशिश करता है। इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। घर में हो जाता है मैं इसके साथ रहूं या इसकी मानूं या इसकी मानूं, ऐसा हो जाता है। जब ये दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं और आप उन तक पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं उनको प्राप्त करके, तो ये बाधा है। और एक बड़ी बाधा ये होगी कि उनमें से किसका चुनाव करें, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तीसरी स्थिति है, ये व्यक्ति है और ये इसका उद्देश्य है, इसका टारगेट था, ये बाधा थी, ये ऑब्जेक्टिव है और ये पर्सन है और ये डिफिकल्टी है। यह व्यक्ति इस बाधा के कारण से इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया। तनाव में तो था जब वो कोशिश कर रहा था, अभी हिम्मत हारा नहीं है। और यहां पर क्या हुआ कि वहां जाकर आ गया, आसपास से वापस घूम के आ गया, घूम गया वापस अंदर। उसको बोलते हैं कुंठा, कि मुझे ये चीज नहीं मिली, मैं चाहता था बहुत इस चीज को, मुझे नहीं मिली। ये परीक्षा पास करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। ये बिजनेस में सफल करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। मैं वहां जाना चाहता था, नहीं जा पाया। उसके कारण से उसके अंदर कुंठा पैदा होती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। ये तीन तरह की चीजें व्यक्ति के जीवन में होती ही हैं। लगभग लोगों के जीवन में ये स्थितियां आती हैं। ये तो हो गया इन स्थितियों का समीकरण कि ये स्थितियां क्यों आती हैं। अब इन स्थितियों से पार पाने के लिए आदमी कोशिश करता है। आदमी ऐसे चुप तो बैठता नहीं है और वो कोशिश करता है अपनी तरफ से। अनट्रेंड होता है तो कोशिश गलत कर लेता है, ट्रेंड होता है तो ढंग से कोशिश कर सकता है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि वो अनट्रेंड रहेगा और उस समय में वो कोशिश करेगा, तो कैसे करेगा। सबसे पहले तनाव। मैंने आपको स्थिति बताई, तनाव में व्यक्ति है, बाधा है और ये उद्देश्य है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है और वो बाधा उसको लगता है कि वो उसके लिए मुश्किल पैदा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षात्मक प्रणालियां। मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन करने की कोशिश करता हूं, या जो मेरा उद्देश्य उसमें क्या परिवर्तन करता हूं, मैं बाधा में क्या परिवर्तन करता हूं। ये तीन तरह से मैं कोशिश करता हूं ताकि मैं अपने इस उद्देश्य तक पहुंच जाऊं। मैं तनाव में हूं तो कोशिश तो करूंगा उससे बाहर आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तनाव मेरे अंदर असंतुलन महसूस पैदा कर रहा है, मेरे अंदर असहजता पैदा करता है, उससे मैं बाहर आना चाहूंगा। तो मैं कोशिश करता हूं। तो मेरी जो कोशिश है वो दो तरह से, एक तो मेरी कोशिश है प्रत्यक्ष, तो तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियां, इनको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधियां। ये मैं सीधा सीधा ही कर लेता हूं। प्रत्यक्ष विधियों में सबसे पहले कोशिश होती है कि हम इस बाधा को ही हटा दें, साइड में कर दें तो पहुंच जाए। तो पहला हो गया बाधा को हटाना। तो जब भी हम जिस चीज के कारण हैं, जिस चीज के कारण हम महसूस कर रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस बाधा को हटाने की कोशिश करते हैं। अगर हमको लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है, उस व्यक्ति को हटाने की कोशिश करते हैं। इस हद तक चले जाते हैं, कई बार इस हद तक चले जाते हैं तनाव के अंदर कि उस व्यक्ति का जीवन ले लेते हैं। बाधा को हटा दो, उस उद्देश्य तक, उस बाधा के कारण नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कोई प्रॉपर्टी है वो बाधा बन रही है, तो उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, उससे पैसे कमा लेते हैं। और कई बार ठीक सूझता तो उस पर लोन ले लेते हैं। कोई ना कोई तरीका लेके, जो बाधा आ रही है, मान लो आर्थिक बाधा आ रही है, सामाजिक बाधा आ रही है, व्यक्तिगत बाधा आ रही है, कोई भी बाधा आ रही है, उस बाधा को हटा के और उस उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो पहली कोशिश तो करते हैं बाधा को हटा दें। दूसरा, वैकल्पिक मार्ग। अगर उनको लगता है कि इस रास्ते से नहीं पहुंचा जा सकता, ये बाधा आ रही है, तो आप क्या करोगे, इधर से घुसने की कोशिश करोगे, इधर से घुसने की कोशिश करोगे। वैकल्पिक मार्ग अपनाने की कोशिश की जाएगी। तो सपोज करिए कि एग्जाम ऐसे पास नहीं हो रहा है, तो तरीका दूसरा अपनाएंगे, पढ़ाई का तरीका बदलेंगे। ये जो तरीका था बाधा बन रहा था, अब अपना तरीका बदल देंगे। कई लोग और भी शॉर्टकट ढूंढ लेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे। तो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे। उनको लगेगा हम ईमानदारी से नहीं पहुंच पा रहे, तो बेईमानी का रास्ता पकड़ लेंगे। उद्देश्य तक पहुंचना है, पैसा कमाना है, तो वो क्या करेंगे, इसको अपने रास्ते को बदलने की कोशिश करते हैं। तीसरा, उद्देश्य विस्थापन।
इसको बदल लेंगे, उद्देश्य को बदल लेंगे कि यार ये तो पार पड़ेगा नहीं अपने से। मान लो कि मैं फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझसे फुटबॉल नहीं खेली जा रही है, बाधा बन रही है, मेरी शारीरिक शक्ति बाधा बन रही है, मैं फुटबॉल की जगह बैडमिंटन खेलना शुरू कर दूंगा। मुझे लगेगा कि ये बिजनेस मुझे नहीं सूट कर रहा है तो मैं दूसरा बिजनेस कर लूंगा और मैं इस उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। खेलना तो मुझे है, लेकिन मैं फुटबॉल नहीं खेल के और बैडमिंटन खेल लूंगा। बिजनेस ये बड़ा नहीं करके कोई छोटा बिजनेस कर लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम जो मैं भारी वाली तैयारी कर रहा था, आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसकी जगह मैं आरएएस की तैयारी कर लूंगा। अगर आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं सोचूंगा मैं उससे नीचे की टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी कर लूंगा। तो उद्देश्य को बदल लूंगा। ये सीधे सीधे 3 तरीके हैं जो मैं इस्तेमाल करूंगा तनाव को कम करने के लिए। तो तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधियां, बाधा को हटा दिया, रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टेकल, दूसरा वैकल्पिक मार्ग, अनदर पाथ, दूसरा रास्ता काम में लेना, और तीसरा उद्देश्य का विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उसको ही बदल दिया जाए, उसकी जगह नया गोल सेट कर दिया जाए। ये तो है प्रत्यक्ष विधियां। दूसरी ऐसी विधियां जो मैं अपने अंदर परिवर्तन करता हूं, व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन करता है, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड्स यानी जो मैं सीधे सीधे नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने अंदर परिवर्तन कर रहा हूं। अभी तो मैं कर रहा था इसमें परिवर्तन, इसमें परिवर्तन, अब मैं अपने अंदर परिवर्तन कर रहा हूं इनडायरेक्टली, ताकि वो तनाव किसी तरह से कम हो। मुझे तनाव कम करना है। तो पहला पृथक्करण, या मैं यहां से विड्रॉ कर लेता हूं, इस स्थिति से हट जाता हूं। ये स्थिति जो मुझे तनाव दे रही है, इस तनाव की स्थिति से मैं हट जाता हूं। तो व्यक्ति क्या करेगा, उससे हट जाएगा। मान लो दोस्तों के ग्रुप में घूम रहा है और उसको लग रहा है बार बार उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे उसको तनाव होता है, तो क्या करेगा, उस ग्रुप में नहीं रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई है और उसको लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में टेंशन हो रहा है बार बार किसी बात को लेके, तो क्या करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ देगा। अपन कहते हैं ना लेफ्ट, वो लेफ्ट क्यों होता है, वो उस ग्रुप के अंदर तनाव को सहन नहीं कर पा रहा, वो वहां से निकल जाता है। तो वो स्थिति से निकलने वाली मैकेनिज्म है पहली। दूसरा है शोधन, सब्लिमेशन। कभी लगता है व्यक्ति को कि जो मेरी ऊर्जा है या जो मेरी इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो बहुत ज्यादा हैं और उनके कारण मैं परेशानी में आ रहा हूं। तो वो क्या करेगा, अपनी इच्छाओं का उनका शोधन कर लेगा, उनको परिष्कृत कर लेगा, उनको थोड़ा अलग रूप दे देगा। मान लीजिए किसी को किसी बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, तो वो अपने गुस्से का शोधन कैसे करता है। मान लो फुटबॉल को किक मारना शुरू कर देगा, वो फुटबॉल को किक मारेगा, तो क्या करेगा, अपनी जो ऊर्जा थी, उसकी ऊर्जा जो गुस्से में परिवर्तित हो रही थी, वो किसी से लड़ाई भी कर लेता है ऐसे में, लेकिन वो छोड़ के फुटबॉल खेलने लग जाता है। तो उसने उसका शोधन कर दिया। कई बार मान लीजिए किसी का मन बहुत विचलित होता है किसी चीज को लेके, तो उस विचलन को कम करने के लिए धार्मिक क्षेत्र में चला जाता है, प्रवचन में चला जाता है। तो कैसे करके अपनी ऊर्जा को कोई नया रूप देने की कोशिश करता है, चैनलाइज करता है। कई बार मान लीजिए किसी एग्जाम को लेके उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, तो वहां से आके सोशल एक्टिविस्ट बन जाता है कि मैं सोशल एक्टिविज्म करूंगा। तो अपनी जो इच्छाएं थी उनका किसी न किसी रूप में वो शोधन करके भी तनाव को कम करता है। तीसरा होता है प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। कई बार व्यक्ति को लगता है कि जिस स्थिति में मैं आ गया हूं उससे पहले वाली स्थिति मेरे लिए ठीक थी, अभी ये स्थिति में आ गया हूं, मैं तनाव में आ गया हूं, तो वो समय में पीछे लौटने की कोशिश करता है। कई बार जो बड़े बच्चे होते हैं उनको लगता है कि नहीं, जैसे 12वीं में बच्चा आ गया, उसको लगता है कि नहीं है मैं यहाँ फिट नहीं हूं, तो 5वीं वाले बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा, वो वहां चला जाएगा, उनके साथ वो इजी फील करेगा। उसको लग रहा है कि मैं 12वीं क्लास के बच्चों के साथ में ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। कभी घर में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बच्चा बड़ा होता है, एक छोटा बच्चा होता है, सारे लोग छोटे बच्चे पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, इस बच्चे पे ध्यान नहीं देते जो बड़ा हो गया, तो वो उसकी तरह से घुटनों में चलना कोशिश करेगा, उसकी जगह तुतलाने की कोशिश करेगा ताकि उस पर ध्यान हो। तो वो समय में पीछे जाता है, प्रत्यावर्तन करता है, रिग्रेशन करता है, उससे भी व्यक्ति अपना तनाव कम करने की कोशिश करता है। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे जीवन में होते हैं प्रत्यावर्तन के। माँ के पल्लू में जाके बड़े बड़े लोग माँ का पल्लू पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं, जैसे बच्चे हो गए हों। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं मैं पहले वाली स्थिति में ठीक था जब मैं बच्चा था, माँ के पास था, अब बड़ा हो गया हूं तो इस तनाव को मैं झेल नहीं पा रहा हूं। तो प्रत्यावर्तन हो गया। चौथा हो गया दमन, कि मैं अपनी इच्छाओं का दमन ही कर लेता हूं, बात खत्म।
मैं अपनी इच्छाओं, उद्देश्य है मेरा, बाधा महसूस हो रही है, तो मैं क्या करूं, अपनी इच्छाओं का दमन कर लूं, दबा लूं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, दिमाग में तो है लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को दमन कर लेता हूं। अब उसके लिए मैं प्रयास बंद कर देता हूं, और मैं प्रयास बंद कर दूंगा तो क्या होगा, तनाव कुछ कम हो जाएगा। फिर दिन में सपने देखना शुरू कर दें, डे ड्रीमिंग। कई बार आदमी ये रास्ता निकाल लेता है दीवा स्वप्न का कि मैं दिन में सपने देखने लग जाता हूँ, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, हवाई किले बनाना शुरू कर देता हूँ। उन हवाई किलों के माध्यम से भी मैं अपना तनाव कम करने की कोशिश करता हूँ। 5 चीजें मैंने यहां लिखी, 5 और लिख देता हूं। ये सारी है अप्रत्यक्ष विधियां। छठी चीज होती है आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। व्यक्ति जब खुद सफल नहीं हो पाता है और असफल होने का तनाव रहता है उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, किसी और की सफलता से अपने आप को जोड़ लेता है। खुद का सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन किसी दूर के दोस्त का, मिलने वाले का किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी दूर के रिश्तेदार का हो गया, उसकी फोटो साथ में लगा के कहेगा कि देखिए मेरा दोस्त है, इसका सिलेक्शन IAS में हो गया है, मेरा ये रिश्तेदार है, इसका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में हो गया है। किसी और का बड़ा घर दिखा के कहेगा कि ये जो है ना, ये हमारे मिलने वाले रिश्तेदार है, हमारी बहन के ये लगते हैं रिश्ते में, तो वो पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनके साथ आइडेंटिफाई करके और व्यक्ति अपना तनाव, अपने पास जैसे मान लो पैसे कम है, अपना कोई पद कम है, तो उनके साथ जोड़ के और कोशिश करता बताने की कि ये हमारे ही है ना, जैसे ये है तो हम ही हैं, हालांकि ये तो अलग अलग चीज़, लेकिन वो कोशिश करता है इनके पास अगर इतना पैसा, तो मानता अंदर अंदर मानता जैसे हमारा ही, लोगों को दिखा सकते हैं। उसको कहते हैं आत्मीकरण। फिर होता है पर निर्भरता। तनाव के कारण फिर व्यक्ति दूसरों के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देता है, डिपेंडेंस दूसरों पर। निर्भरता आजकल चल रहा है ना, आत्मनिर्भरता, खुद पर निर्भर होना। तो जब तनाव होने लगता है, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, फिर हम किसी और पे निर्भर होने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। उससे भी तनाव कम होता है, किसी के गले ही पड़ जाते हैं, बस है ना, आप ही हमारा कुछ उद्धार करो। 8वां औचित्यकरण। रैशनलाइजेशन। मैं ये क्यों नहीं कर पाया, इसका कोई न कोई औचित्य, कोई न कोई कारण स्थापित करता हूं। क्लास में टाइम पे क्यों नहीं आ पाए, टीचर आपसे पूछता तनाव की स्थिति है, समय पर आना था, उद्देश्य तो ये था, टीचर बीच में खड़े हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि टाइम पर क्यों नहीं आए। आप कहते हैं कि ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, आप कोई न कोई औचित्य स्थापित करते हैं। एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, कि मैं लेट हो गया था, बस लेट हो गई थी, या कोई घर पे कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, कोई ना कोई औचित्य स्थापित करके और मैं उस अपने तनाव को कम करने की कोशिश करता हूं। 9वां है प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है कि मैं किसी और पे अपना कारण, किसी परिस्थिति पे अपना वो दबाव डाल देता हूं, अपना कारण परिस्थिति को बना लेता हूं, और उसमें मैं ये कह देता हूं कि इसके कारण से ये नहीं हो पाया। तो आप कहते हैं कि ये आंगन ठीक नहीं था और मैं नाच नहीं पाया, है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। या कई बार कहते हैं यार ये चीज़ें ठीक नहीं बनी, तो वो कहेगा ये लकड़ी ऐसी थी, ये क्यों नहीं हुआ, ये तो कागज ही ऐसा था, ये क्यों हो गया कि पेन में स्याही नहीं थी। मैं अपनी समस्या का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण किसी और पे डाल देता हूं, वो कारण था, मैं उसका कारण नहीं था। और लास्ट में है क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन। अब इस तनाव में मैं कई बार इस तनाव को कम करने के लिए एक कमी को दूसरी कमी से ढकने की कोशिश करता हूं। जैसे व्यक्ति पढ़ने में कमजोर है, तो वो समाज में, परिवार में लगेगा नहीं आदमी पढ़ने में ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो इस कमी को पूरा करने के लिए किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा, उस और चीज़ को बताएगा कि देखो मैं इसमें तेज हूँ, खेलने में तेज है, वो लिखने में तेज है, या वो अपना पेंटिंग में तेज है, डांस में तेज है,
या कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट ले लेगा, उसमें जाके लोगों को बताएगा देखो मैं तेज हूं, तो अपनी कमी को कहीं ना कहीं जाके वो पूर्ति करेगा कि लोग मुझे मान लें। उद्देश्य क्या था? लोग मुझे मान लें। स्टडी से नहीं मान रहे तो किसी और तरीके से मान ले, तो वो अपने आप को किसी और चीज में एक्सीलेंट बताने की कोशिश करेगा। ये तरीके हो गए अलग अलग, 3 तरीके हो गए प्रत्यक्ष विधियों से तनाव कम करने के, और 10 तरीके हो गए अप्रत्यक्ष विधियों से तनाव को कम करने का। इस तनाव का व्यक्ति पे असर क्या पड़ता है? तो तनाव का प्रभाव, पहला तो हो गया तनाव क्यों होता है, फिर तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति क्या क्या तरीके अपनाता है, और तीसरा इस तनाव का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट्स क्या होते हैं शरीर पे। तो सबसे पहला शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इस पे असर पड़ता है। दोनों बीमारियां खूब घेरती है, मानसिक रूप से भी व्यक्ति परेशान रहना शुरू कर देता है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। संवेगात्मक असंतुलन हो जाता है, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता है। दूसरा असर यह हो जाता है, तनाव में जो व्यक्ति रहता है तो उसकी भावनाओं पे उसका कंट्रोल नहीं रहता। वो बात लड़ाई की थी नहीं, इसके बाद क्योंकि वो तनाव में चल रहा है, तो बात लड़ाई की नहीं थी, उसके बावजूद वो लड़ाई करने लग जाता है। तो भावनात्मक बात रोने की थी नहीं, लेकिन वो पहले से किसी तनाव में चल रहा था, तो उसके कारण से वो व्यक्ति रोने लग जाता है। तो भावनात्मक असंतुलन भी व्यक्ति में पैदा हो जाता है। सामाजिक संबंधों पर बुरा असर पड़ता है, सामाजिकता पर असर पड़ता है, डिस्टर्ब हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं तनाव के रहने के कारण से। और फिर व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो उपलब्धि है, उस पर असर पड़ने लगता है। वो जितना काम कर सकता है एक दिन में, वो उतना काम करता नहीं। किसी काम को जितने अच्छे ढंग से कर सकता है उतने अच्छे ढंग से वो नहीं कर सकता है, तो वो भी उस पर असर पड़ता है। उसकी अधिगम की शक्ति पर भी असर पड़ता है। जितना अधिगम वो कर सकता था उतना अधिगम ठीक से वो नहीं कर पाता है, और उसकी मेमोरी या स्मृति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एग्जाम से पहले कई बार लोग जो तनाव में रहते हैं तो उनकी स्मृति या मेमोरी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आप तनाव में रहते हैं तो आपको कम चीज़ें याद रहती है, जब आप तनाव से मुक्त रहते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तब एग्जाम के पहले दिन आप भारी तनाव पालते हैं, क्या होगा कल, क्या होगा, फिर रात को तनाव पालते हैं, पूरी रात सोते नहीं है, फिर सुबह उठते वापस किताब को देखने की कोशिश करते हैं। ये तनाव की स्थितियाँ हैं। और मान के चलिए साइकोलॉजी ने सारे प्रयोग करके देख लिया कि जब भी आप तनाव में होते हैं तो आपकी मेमोरी एकदम कम हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी एग्जाम है उसकी पहली रात को तान के सो जाइए। जितना लगता नहीं है, लोगों को अजीब सा लगता है कैसे कैसे सो जाएं, फिर हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप रात को तान के सो जाएंगे तो सुबह आपकी मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में जो जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना ही एग्जाम का खेल है, तो वो ज़्यादा चीज़ें आप बाहर निकाल पाएंगे। तनाव में रहेंगे तो आती हुई चीज़ें भी याद नहीं आएंगी, कहीं दब जाएंगी, आप कहेंगे आ नहीं रही, क्योंकि तनाव के नीचे दब गई हो। तो स्मृति और तनाव का भी सीधा सीधा संबंध होता है। ये साइकोलॉजी ने अलग अलग तरीके से स्थापित कर दिया है। पहली स्थिति हो गई तनाव की, मुझे लग रहा है कि आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। दूसरी स्थिति है संघर्ष की, कॉन्फ्लिक्ट की। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्लिक्ट में एक व्यक्ति के सामने 2 उद्देश्य हैं और वो परेशान है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। ये कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर, उसके कारण से वो तनाव में है। वो तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे कौन से उद्देश्य का चयन करना चाहिए, और वो तनाव में रहता है। संतुष्टि का भाव नहीं आ रहा, ये करूं ये छूट गया तो, ये करूं ये छूट गया तो, ऐसा करके उसके मन में एक संघर्ष चलता है जिसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व होता है ना, दिमाग में 2 चीजें चलती हैं एक साथ, ये करूं या ये करूं, शादी करूं कि ना करूं, नौकरी करूं कि बिजनेस करूं, इस शहर में रहूं कि उस शहर में रहूं, ये एग्जाम दूं वो एग्जाम दूं। ये जो अंदर द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व के कारण भी व्यक्ति तनाव में रहता है। लेकिन इस द्वंद्व, इसको दूसरा नाम बोलते हैं द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बोलते हैं। इस संघर्ष से पार पाने के लिए व्यक्ति वही सारी चीजें करता है जो अभी तनाव को कम करने वाली स्थिति में कर रहा था। जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है तनाव को कम करने की, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी करता है। पृथकीकरण करने की कोशिश करता है, उसको अपना उद्देश्यों को बदलने की कोशिश करता है, तो वो सारी अप्रत्यक्ष विधियों को यहाँ पर वो इस्तेमाल करता है।
तो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट में जो जो डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक प्रणालियां अपनाता है वो सारी वही है जो तनाव में अप्रत्यक्ष रूप से अपना रहा था। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति है कुंठा की। कुंठा कहते हैं फ्रस्ट्रेशन को, यानी जो उद्देश्य प्राप्त करना था वो उद्देश्य प्राप्त हुआ नहीं और निराश होकर बैठ गया आदमी, और इसको कहते हैं कुंठित हो गया, अपने अंदर घुस गया वापस, और ऐसे कुंडली हो गई, अपने अंदर घूम गया, कुंठित हो गया। तो अपने अंदर घुस गया आदमी, तो उसके कई कारण होते हैं। कुछ कारण होते हैं बाहरी, कुछ कारण होते हैं अंदर के। तो कुंठा के कारण में सबसे पहले बाहरी कारण, बाह्य कारण। आप ये बाह्य और बाहरी ये शब्दों के चक्कर में कई बार उलझ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कहीं किसी भी किताब में बाहरी कारण लिखे नहीं होते हैं, आपको बाह्य बाह्य शब्द रटना पड़ता है। अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, लेकिन हिंदी और खासकर राजस्थानी भाषा के लोगों को ये बड़ी दिक्कतें आती है। तो इनको थोड़ा सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, अपनी भाषा में ढाल लें। बाह्य कारणों में क्या होता है, सबसे पहला भौतिक कारण। कई बार हमारा वातावरण, हमारी भौतिक दशाएं वो हमें किसी उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होने देती है। कई बार कारण हो जाता है, हम चाहते हैं खेती करें बहुत अच्छी सी, ये फसल यहाँ पे उगाएं, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो वातावरण हमको मदद नहीं करता है। हम कोशिश करते हैं, पिट जाते हैं, खूब सारी फसलें लगाते हैं, लेकिन फसलें होती नहीं है और निराश होकर हम बैठ जाते हैं, इतना मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो भौतिक कारण खूब सारे एग्जाम्पल उसके हो सकते हैं। दूसरा शासकीय कारण हो सकते हैं, देश के कानून, नियम, विधि और नियम ये आड़े आ सकते हैं, आप अपने उद्देश्य को प्राप्त ना कर पाए और आप बैठ जाएं निराश होकर कि क्या करें, इस देश में कानून ही ऐसे, इसके कारण से हम नहीं कर पा रहे। जैसे आजकल कई लोग कहते हैं कि कंपनियां हम लोग अगर वियतनाम में खोलते हैं तो अच्छा रहता है, सफल हो जाएंगे, यहाँ खोलेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसा करके वहां के देश के कानून आड़े आ जाते हैं। फिर सामाजिक नियम, समाज के कई कायदे हैं, तो वो कायदे आड़े आ जाते हैं। आपको तो ये करना ही पड़ेगा, आपको तो शादी करनी पड़ेगी, अभी आप पढ़ाई का बाद में करना, लेकिन पहले आप शादी करो। वो सामाजिक मजबूरियां भी कई बार व्यक्ति को कुंठा से भर देती है। कई बार आर्थिक कारण हो जाते हैं, आर्थिक कारणों से भी आप नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। आपकी इच्छा थी, आप कर लेते बिजनेस, लेकिन आपके पास पैसा नहीं था, तो आर्थिक कारण भी हो जाते हैं। कई बार आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी इच्छाएं, उनके अधिकार वो आप पर हावी हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे हिसाब से काम करो, और मजबूरी ऐसी है कि आप उन पर निर्भर हो, तो उनके हिसाब से आप काम करो, नहीं करो तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। अब इस कारण से भी आप कुंठित हो जाते हैं कि मेरे मन में जो काम करने की इच्छा थी वो मेरे आसपास के लोगों ने करने नहीं दी, अगर वो मुझे करने देते तो मैं भी आज ये कर लेता। ऐसा करके व्यक्ति कुंठित हो जाता है। ये तो होते हैं बाहरी कारण। आंतरिक कारण या अंदरूनी कारण, मुझे ये शब्द है ना, इसके कई बोलचाल की भाषा के शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे आंतरिक कारण को अगर आप बोले अंदरूनी, तो अंदरूनी बड़ा अच्छा शब्द सेट होता है यहाँ पे। अंदरूनी कारण, सबसे पहला बुद्धि। आप में हो सकता है उतनी बुद्धि नहीं हो, आपने उद्देश्य बहुत बड़ा पाल लिया और आपकी बुद्धि इतनी नहीं थी, या तो बुद्धि का उपयोग करना आपको नहीं आया, जिसके कारण से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो भी कुंठा हो सकती है। तो एक तो बुद्धि नहीं थी, दूसरा दक्षता नहीं थी, स्किल जितनी चाहिए थी वो स्किल उतनी नहीं थी, उसके कारण से भी दिक्कत आ गई। अगर वो स्किल होती तो आप उद्देश्य को पूरा कर लेते। फिर आप में इतनी शारीरिक शक्ति नहीं थी, आप खेलना तो फुटबॉल चाह रहे थे, बहुत इच्छा थी, फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी बने, लेकिन आपकी पावर कम थी, आपका सिलेक्शन बार बार नहीं होता था, आपसे इतना ज़्यादा ढंग से नहीं खेला जाता था, तो आपकी शक्ति भी कम होती, ये भी एक कारण हो सकता था। चरित्र में कोई कमी रही होगी। चरित्र का मतलब ये नहीं जो आप जितना सिंपल समझ रहे हैं, चरित्र का मतलब होता है आपकी आदतों का एक पूरा पुंज, उसको कहते हैं चरित्र। जिस बोलचाल की भाषा में समझते हैं उसका अर्थ या मनोविज्ञान में नहीं है। चरित्र का मतलब है कि खूब सारी आदतें वो इकट्ठी होकर आपका चरित्र बनाती हैं। उनमें खासकर आपका खुद पर नियंत्रण कितना है, आप काम को कितना समय पर पूरा करते हैं, एक काम को लेते हैं तो उसको पूरा करे बिना छोड़ते नहीं हैं, आप जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं। ये चरित्र के अलग अलग भाग है। अगर वो भागों में कमजोरी है तो भी आप असफल हो सकते हैं और कुंठा का एक कारण बन सकता है। और आखिरी कारण है साहस की कमी। कई बार आप में साहस नहीं होता, आप डर जाते हैं।
उसके कारण भी कुंठा पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों के कारण आप में कुंठा का प्रवेश हो सकता है, कुंठा विकसित हो सकती है। अब जब कुंठा हो जाती है तो व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है? जैसे मैंने कहा था, तनाव के कारण जो परिवर्तन आए वो परिवर्तन अपन ने देखे, उसने व्यवहार को अपना बदलने की कई तरह से कोशिश की। ऐसे ही द्वंद्व में अपना व्यवहार बदलने की वो कोशिश करता है। जब वो कुंठित हो जाता है, जब वो वहां से लौट आता है, मुझे ये चीज नहीं मिली है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, जब तक तो तनाव में, आप इसको ऐसे समझिए, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं जब तक तो आप तनाव में है, एग्जाम को पास करना है, बाधाएं महसूस हो रही है। कई बार दो आपके सामने एग्जाम है तो भी आप तनाव में, ये दूं या ना दूं, होगी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। अब यहां पर आप एग्जाम दे चुके हैं, सारे प्रयास कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं, उसको कहते हैं कुंठा की स्थिति। और अब आप कुंठित हैं, आपकी दिली इच्छा थी, एक तो मस्ती में दिया था, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक आपने बहुत सीरियसली लिया था, मुझे तो ये बनना ही है, और वो आप नहीं बन पाए, तो हो जाते हैं कुंठित। तो जो कुंठित व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में चार तरह की चीजें आती हैं, कोई भी चार हो सकती है। एक तो वो एग्रेसिव हो जाता है, व्यवहार में आक्रमणकारी हो जाता है, बात बात पे गले पड़ता है और किसी भी स्तर पे चला जाता है, बात बात पे, राजस्थानी में जैसे कहते हैं गले पड़ता है, माए पड़े, ऐसे भी हो सकता है, आक्रमणकारी हो सकता है। कुंठित है, उसकी कुंठा इस रूप में बाहर निकलती है किसी भी व्यक्ति पे, घर वालों पे, बाहर वालों पे, किसी भी व्यक्ति, बस में बैठा होगा तो बस वाले पे क्या हो गया तो यहाँ हो गया, तो ऐसे वो करता रहेगा व्यवहार में। कुंठित व्यक्ति के व्यवहार में आक्रमणकारी हो जाना स्वाभाविक होता है। या फिर वो क्या करेगा, सरेंडर कर देगा, कोई कुछ भी कहे उसको कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई भी कहेंगे क्या करना आप कर लो ना, जैसे करना, मैं साथ में हूं, बस वो आत्मसमर्पण कर देगा, वो मान लेगा यार मैं किसी काम का नहीं हूं, अपने आप को सरेंडर कर देगा। तो एक व्यवहार ये भी हो सकता है, आक्रमणकारी भी हो सकता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग तासीर होती है, ऐसा हो सकता है। तीसरा, वो एकांतवास में चला जाएगा, अब बात करना बंद कर देगा, क्योंकि बार बार लोग यही पूछते हैं क्या हुआ तेरा एग्जाम का, रिजल्ट आ गया ना, देखा नहीं क्या, वो कर करके इतना परेशान होता है, उसको लगता है कि सारे लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे इनके बीच में जाना ही नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त रहना। तो वो चला जाता है एकांत के अंदर कि मैं अब यहाँ पे ठीक हूँ, एकांत में रहूँगा। और चौथा हो जाता है पैथेटिक हो जाता है, रोगी जैसा दिखने लग जाता है, बीमारी है नहीं लेकिन ऐसा लगेगा जैसे बहुत बीमार है। ये चार प्रकार की स्थितियां उसकी मनोदशा में आती है। किस व्यक्ति की मनोदशा में? कुंठित व्यक्ति की मनोदशा में ये चार आती है। हमने पढ़ा तनाव, दूसरा संघर्ष और तीसरा कुंठा। क्या कारण है और उनके कारण से व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है। अब ये पैदा ना हो कारण, ये कारण पैदा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट बात है वो कि ये होना बच्चों में, किसी व्यक्ति में, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए बच्चों वाला थोड़ा मामला महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि व्यक्तियों के लिए भी यही बातें सारी लागू होती है जो स्कूल से बाहर निकल गए। पहला, समन्वित विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। यह शिक्षा का परम उद्देश्य होना चाहिए, जो महात्मा गांधी ने कहा था, जो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है। अब शिक्षा मनोविज्ञान जिस बात पर जोर देती है कि किसी भी स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, इंटीग्रेटेड विकास होना चाहिए, होलसम डेवलपमेंट। खाली पढ़ाई में वो अच्छा हो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा होगा तो आगे जाके वो कोई न कोई चक्कर में पड़ जाएगा, कुंठित हो जाएगा, तनाव आ जाएगा। तो पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए, शरीर भी उसका फिट होना चाहिए, मानसिक रूप से भी फिट होना चाहिए, भावनात्मक रूप से फिट होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, और वो दूसरों से अंतःक्रिया कैसे करता है, इंटरेक्शन कैसे करता है, सोशलाइजेशन भी उसका अच्छा होना चाहिए, सामाजिक अच्छा होना चाहिए, उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसको बोलना आना चाहिए, और उसकी नैतिकता भी ठीक होना चाहिए, उसको सही गलत का एहसास होना चाहिए। ये सारी चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चे का विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वांगीण विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। और वो होगा तो उसका व्यक्तित्व किसी भी स्थिति में समायोजित हो जाएगा। आखिर टारगेट क्या हमारा? उसका एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो किसी भी स्थिति में एडजस्ट हो जाए। जब वो एडजस्ट हो जाएगा तो कुछ समायोजन की स्थिति नहीं आएगी, तो ना तो तनाव आएगा, ना संघर्ष रहेगा, और ना कुंठा आएगी, और वो आनंद के साथ, संतोष के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा।
तो एक तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट शिक्षा का टारगेट होना चाहिए। फिर परिवार, स्कूल, समाज और देश, इनकी तरफ से आगे के डेवलपमेंट के लिए चांसेस मिलने चाहिए, और बाजार भी। इन सब की रचना इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको आगे बढ़ने के चांसेस मिलते रहें उसकी क्षमताओं के अनुसार। ये नहीं कि उसकी क्षमता कम है उससे ज़्यादा अवसर मिले, लेकिन क्षमता जितना अवसर मिले। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो अपने सपनों को मारेगा नहीं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आनंद के साथ बढ़ेगा और कुंठा भी उसके अंदर नहीं आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें, मान लीजिए परिवार का सपोर्ट नहीं है, स्कूल उस रूप में उसको सहयोग नहीं कर पा रही है जैसा वो चाह रहा है, लेकिन लाइब्रेरी नहीं दे पा रही है, उसमें प्रयोगशाला नहीं दे पा रही है, उसकी इच्छा कैसा हो तो मैं ज़्यादा सीखूं, समाज व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहा, समाज की कई चीज़ें ऐसी हैं जो परेशानियां कर रही हैं उसको, उसके कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, देश में स्थितियां ऐसी अच्छी नहीं है, बाजार में स्थितियां नहीं है, बाजार में कुछ लोगों ने पूरा पैसा हड़प रखा है, बाकी लोगों के पास पैसा कम रह रहा है, तो उसके कारण भी कुंठाएं आती है कि यार समाज में पैसा नहीं, बाजार में कोई दुकान लगाए चल नहीं रही क्योंकि बाजार में कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इस प्रकार की स्थितियां होनी चाहिए। और मीडिया भी, बाजार के साथ मीडिया का भी एक सकारात्मक योगदान होना चाहिए कि वो कोशिश करे कि देश में एक सकारात्मक माहौल बनाए, जिस माहौल के अंदर लोग कम से कम कुंठित महसूस करें, कम से कम तनाव महसूस करें, और लोगों को एहसास कराया जाए कि तुम जिस स्थिति में रह रहे हो वो स्थितियां ठीक हैं, तुम उनके अनुसार अपने आप को ढाल सकते हो। और आखिरी चीज, काउंसलिंग, परामर्श। स्टूडेंट्स को परामर्श की जरूरत रहती है हर स्थिति में। छोटा बच्चा है तो परामर्श की जरूरत रहती है, प्राइमरी स्कूल में तो परामर्श की जरूरत रहती है कि उसको डांस अच्छा लगता है तो उसको डांस करवाया जाए, उसको स्पोर्ट्स में रुचि है उसको स्पोर्ट्स के लिए घर वालों को परामर्श दिया जाए, 10वीं पास कर ले उसके बाद में वो क्या करेगा उसके लिए परामर्श दिया जाए, 12वीं कक्षा पास कर ले उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, अपने गोल्स को कैसे सेट करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के जो गोल हैं, उद्देश्य हैं, वही तो महत्वपूर्ण है। ये वो गोल, अपना उद्देश्य अपनी क्षमता के अनुसार कैसे सेट करे, तो ये तो उद्देश्य है और ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति की क्षमता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है, उसका एप्टीट्यूड कितना है, उसके अनुसार उसको अपने उद्देश्य सेट करने के लिए, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने उद्देश्य सेट करने के लिए उसको तैयार किया जाए। इस प्रकार का परामर्श दिया जाना चाहिए।